हेलो स्टूडेंट, आप सभी को एचपी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर आपके पीछे लगातार 12th का मैथ्स के टॉपिक को लेकर हम आ चुके हैं, जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी का। ठीक है, एक्सरसाइज कितना चल रहा था? 3.1 चल रहा था, जिसमें से हम लोग इसके पिछले वीडियो में 5 नंबर तक हम लोग देख चुके थे। अब प्रश्न संख्या 6 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। यानी एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है निम्नलिखित समीकरण का प्रयोग करते हुए। तो ये समीकरण यहाँ पर दे दिया ऑलरेडी पहले से। देखिए, एक मैट्रिक्स है 4 3 x 5 और ये बराबर किसका है? y z 1 5 का। ये पहले से बराबर है, तब पूछता है कि x का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा, z का मान क्या होगा। आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स का पहले ऑर्डर बता दीजिए। 1 2 यानी रो की संख्या 2, कॉलम गिनिए 1 2, कॉलम की संख्या भी 2 है कि नहीं। इसमें भी आप देख सकते हैं 1 2, रो की संख्या 2, कॉलम की संख्या भी 2। तो सबसे पहला शर्त है कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर तभी होता है जब दोनों का ऑर्डर क्या हो? समान हो, कोटि समान हो। देखिए, अगर यहाँ 2/2 ऑर्डर है तो यहाँ भी 2/2 ऑर्डर ही होना चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स आपस में क्या होगा? बराबर होगा, अन्यथा नहीं होगा। बात समझे? अब उसके बाद अगर ऑर्डर बराबर हो गया तब दूसरा शर्त यह है कि उसका संगत अवयव बराबर होगा। संगत अवयव किसको कहते हैं? जैसे पहला रो पहला कॉलम पर यहाँ क्या है? 4, तो दूसरे मैट्रिक्स में पहला रो पहला कॉलम पर कौन है? y है। इसका मतलब 4 किसके बराबर होगा? y के, तो y का मान निकल गया। फिर देखिए 3 किसके बराबर होगा? यानी पहला रो दूसरा कॉलम पर 3 है, तो 3 किसके बराबर होगा? तो उधर जो मैट्रिक्स होगा पहला रो दूसरा कॉलम पर कौन है? z, यानी 3 किसके बराबर होगा? z के। संगत अवयव बराबर होगा, इसी को बोलते हैं संगत। अब x का संगत कौन होगा? 1, यानी दूसरा रो पहला कॉलम की जगह कौन हो गया? x। और इधर देखिए दूसरा रो पहला कॉलम की जगह कौन हो गया? 1। तो x का मान निकल गया, y का भी मान निकल गया, z का भी मान निकल गया। 5 5 के बराबर होवे करता है, तो x y z सब का मान निकल गया। यही आपका आंसर हो गया। अब जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चल देखिए पुनः अब 6 का दूसरा प्रश्न हो गया। ये दो मैट्रिक्स आपस में बराबर है, तब एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। फिर उसी तरह से आप देखिए संगत अवयव बराबर होगा। एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा? बताइए, 6 के बराबर होगा कि नहीं? तो इसका मतलब हो गया कि एक्स प्लस वाई बराबर 6। आप देख सकते हैं दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप ले लिया, इसीलिए इसका नाम दे दीजिए समीकरण फर्स्ट। समझ रहे? फिर 2 2 के तो बराबर है, ये है। ठीक है, 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा? 5 के बराबर होगा, जेड का मान निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये अभी कि एक्स और वाई के पदों में एक समीकरण आया, कहीं और एक्स और वाई के पदों में समीकरण बनने जा रहा है, यहाँ बनने जा रहा है। तो इसको किसके बराबर कर दीजिए? 8 के बराबर कर दीजिए। तो x इंटू वाई बराबर 8, तो इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड। अब कोई कहेंगे इसको काहे न बराबर किया? आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक्स वाई वाले दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक जगह किए कि हल करने में आसानी होगा। आप इसको बाद में बराबर कर दीजिएगा, फिर जेड का मान निकल जाएगा। अभी भी कर सकते बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको हम लोग कर देते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से हल कर देते हैं। अब देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड किसको कहते हैं? अनुमान विधि जिसको आप कहते हैं। तो अनुमान विधि कहते हैं किसको है? देख लीजिए, एक्स और वाई का वैसा मान जो इस दोनों समीकरण को संतुष्ट कर ले। एक्स और वाई का वैसा मान जो इस दोनों समीकरण को संतुष्ट कर ले। दोनों समीकरण का क्या मतलब है? दोनों को जोड़ने के बाद 6 पूर्णा चाहिए और दोनों को गुना करने के बाद 8 पूर्णा चाहिए। तो x के स्थान पर क्या रखें और y के स्थान पर क्या रखें कि जोड़ने के बाद 6 हो जाए, गुना करने की जगह गुना करने के बाद 8 हो जाए। बताइए, तो कोई कहेगा x का मान 4 रख दीजिए,
y का मान 2 रख दीजिए। बिल्कुल सही कहा आपने। 4 में जोड़िए 2 को तो 4 2 6 हो गया। आप यहाँ भी रख सकते हैं। x का मान आप कितना बैठाए 4, यहाँ गुना है, y का मान कितना बैठा है 2, तो 4 दूना 8। देखिए दोनों समीकरण को संतुष्ट कर गया। तो x का मान 4 रखे, y का मान 2 रखे, तो जोड़ने के बाद 6 हो गया और गुना करने के बाद 8 हो गया। दोनों मान को संतुष्ट कर गया। इसका मतलब x का मान 4 होगा और y का मान 2 होगा। आंसर हो गया। तो x का मान इससे स्पष्ट है कि इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इट इज क्लियर डेट, यानी इससे स्पष्ट है कि x का मान कितना निकल गया 4 और y का मान कितना निकल गया 2। कोई दिक्कत? लेकिन इसी में कोई कहेगा नहीं हम x का मान 2 रखेंगे, y का मान 4, तो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप x का मान 2 रखिए, जब x का मान 2 रखिएगा तो y का मान आपको 4 रखना होगा, क्योंकि 2 में जोड़ेंगे 4 को 6 ही जाएगा। यहाँ भी रखिए, x का मान आप क्या बैठा रहे हैं 2 बैठा दिए, y का मान फिर क्या बैठा रहे हैं 4, फिर देखिए 2 चौके 8 पुर गया। इसका मतलब या एक और उत्तर हो सकता है, क्या हो सकता है कि x का मान अगर हम लोग 2 यूज करते हैं तो y का मान कितना लेना पड़ेगा 4 लेना पड़ेगा। तो आपका ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। बात समझे? कोई दिक्कत? तो x और y का मान निकल चुका है, आंसर हो गया। अब z का मान कैसे निकलेगा, देखिए एक्स वाई का मान तो निकल गया। आप चाहे तो 10 क्लास वाला विधि से भी इसको बना सकते हैं, द्विघात समीकरण का रूप ले लीजिए, ठीक है, वैसे भी बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा 5 के, तो 5 प्लस जेड बराबर 5 होगा ना, होगा। तो z इक्वल टू क्या हो गया 5 माइनस 5, जेड इक्वल टू 0। 5 में 5 घटा दीजिए, तो एक्स वाई का मान यहाँ निकल गया, जेड का मान यहाँ निकल गया, तो ये भी आपका क्या हो गया आंसर। तो प्रश्न था तो एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करें। जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर समझ में आ रहा है तब लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जल्द से जल्द शेयर करें। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अभी तीसरा प्रश्न है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है। फिर देखिए उसी तरह से पहला रो पहला कॉलम कितना हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर, ये पहला रो पहला कॉलम इतना हो गया, इसमें पहला रो पहला कॉलम का जगह 9, तो ये पहला समीकरण हो गया। फिर एक्स प्लस जेड किसके बराबर होगा 5 के, तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, ये हो गया समीकरण सेकेंड। अब वाई प्लस जेड बराबर 7, तो y प्लस जेड बराबर क्या हो गया 7, समीकरण 3 मान लीजिए। आपके पास 3 वेरिएबल भी है एक्स वाई जेड और 3 समीकरण भी है, इसका मतलब एक्स वाई जेड का मान एक तो निश्चित रूप से होगा, चाहे जो भी हो। आप टेक्निक लगाइए कि एक्स वाई जेड का मान कैसे निकलेगा। अब आप देखिए अगर y प्लस जेड का मान यहाँ बैठा देंगे तो x का मान नहीं निकल जाएगा, फर्स्ट में बैठा दीजिए। कई तरीका से बैठा सकते हैं, या तो x प्लस जेड का ही मान यहाँ बैठे वह निकाल देगा, या दोनों को जोड़ के इसमें माइनस कर दिए तो भी बन जाए। तो जैसे बनाना चाहे, लेकिन सुविधा हो रहा है यहाँ पे कि y प्लस जेड यहाँ पर है ना, y प्लस जेड का मान यहाँ बैठा दीजिए, अपने x का मान निकालेगा। तो समीकरण फर्स्ट से चलते हैं, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट भी लिख सकते हैं आप। चल देखिए पहला समीकरण क्या हो गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, तो x प्लस, अब देखिए y प्लस जेड एक ना मान 7 है y प्लस जेड का ही मान 7 है, तो ये 7 y प्लस जेड का ही मान है, दोनों मिला के, तो यहाँ 7 हो गया इक्वल टू कितना हो गया 9। तब x बराबर क्या हो गया 9 माइनस 7, x बराबर 2 निकल गया, x का एग्जैक्ट मान निकल गया, हो गया आंसर। अब x का मान अगर इसमें रखिएगा तो z का मान निकाल देगा, तो समीकरण सेकेंड में x का मान बैठा दीजिए। आप शॉर्टकट में ऐसे भी लिखते हैं समीकरण सेकेंड से, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। चल लेके सेकंड से चल रहे हैं, तो x प्लस जेड इक्वल टू क्या है 5 है, तो x का मान 2 निकला, यहाँ बैठा दीजिए 2 प्लस जेड इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज दैट
z इक्वल टू 5 - 2, z इक्वल टू क्या हो गया 3। तो z का भी मान निकल गया। अब अगर z का मान इसमें बैठा देते हैं तो y निकाल देता है। तब समीकरण 3 से बढ़ जाइए। किससे? समीकरण 3 से। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? फ्रॉम थर्ड। इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले फ्रॉम 2 यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, इस तरह से। तो तीसरा इक्वेशन क्या देखिए कि y प्लस जेड इक्वल टू 7। तो z का मान 3 है ना, तो y प्लस 3 इक्वल टू 7। तो y इक्वल टू 7 माइनस 3, तो y इक्वल टू 4। तो अब देखिए x का मान निकल गया, y का भी निकल गया, z का भी निकल गया। इसको चाहते एक जगह कर दीजिए, अतः यानी हैंस। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? हैंस माने अतः x का मान निकल गया 2, फिर y का मान निकल गया 4 और z का मान निकल गया 3। यही सब आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर हम लोग आगे को बढ़ते हैं। चलिए 7वां प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि प्रश्न आप देख सकते हो ऊपर की स्क्रीन पर दिया गया, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, कि इसमें कहता है ए बी सी डी चारों का मान ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। चलिए दो मैट्रिक्स बराबर है तभी न होगा जब उसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल होगा, संगत अवयव बराबर होगा। तो ये किसके बराबर होगा बताइए? तो a माइनस बी बराबर -1 हो गया समीकरण फर्स्ट। अब फिर देखिए ए और बी दो चर वाला रैखिक समीकरण फिर आया। अब देखिए इस पूरे सवाल में कि ए और बी के पद में और कोई समीकरण आने वाला है तो है, इसका पार्टनर यहाँ पे दिख रहा है। तो ये किसके बराबर होगा? 0 के। तो यानी 2a माइनस बी बराबर क्या हो गया? 0। इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। अब इस दोनों को जैसे हम लोग सरल करेंगे तो ए और बी का मान निकल जाएगा। चले तो विलोपन विधि से हल कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से। इक्वेशन 1 माइनस 2, पहला में दूसरा समीकरण को घटा दीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस ही, माइनस हो गया। ए में 2a घटाइएगा तो माइनस ही हो जाएगा, ये तो कटिए जाएगा, ये क्या हो गया? 0। या इसको नहीं लिखेंगे, छोड़ दीजिए, ये तो कटिए गया ना, केवल ये बचा, बराबर क्या बच गया इधर? -1। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, ए का मान 1 निकल गया। अब ए का मान फर्स्ट या सेकेंड किसी में भी बैठा दीजिए, बी का मान निकलेगा। तो समीकरण फर्स्ट से किसी में भी रख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट से इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट। या इसको बोले ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर इंग्लिश वाले पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो रख दीजिए इसमें, तो a माइनस बी बराबर -1 हो गया, a का मान 1 माइनस बी बराबर -1। तो दिस इम्प्लाइज डेट, अब देखिए क्या हो गया, तो माइनस बी बराबर -1 ये प्लस में तो उधर माइनस में चल जाएगा, तो माइनस बी बराबर -2, माइनस कैंसिल हो गया। तो a का भी मान निकल गया, b का भी मान निकल गया। अब दूसरा संगत अभी अब यहाँ से बराबर करिए, तो 2a प्लस c बराबर क्या होगा? 5। पुनः चलते हैं, अगेन मतलब पुनः, अगेन मतलब पुनः। चले पुनः क्या होगा बोलिए? 2a प्लस सी बराबर 5। तो 2 गुना a का मान तो ऑलरेडी निकला हुआ है, तो 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो c इक्वल टू 5 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में चल जाएगा, 3 हो गया। c का भी मान निकल गया। अब इसको इसके बराबर कर दीजिए, d का मान निकाल देगा। तो 3c प्लस डी बराबर 13। देखिए ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं? तो 3 गुना c का मान 3 प्लस डी इक्वल टू 13। 3 तिया 9 हो गया, इसका मतलब 9 प्लस डी इक्वल टू 13 हो गया। तो 13 माइनस 9 डी इक्वल टू 4 आता है। एक जगह कर दीजिए, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे? हैंस a का मान कितना निकल गया? 1। a का मान 1, b का मान 2 निकला और c का मान 3 निकला और d का मान 4 निकला। ये सारा का सारा आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार एग्जाम में आते ही रहता है। कहता अगर a बराबर इतना, ये कोई मैट्रिक्स हो गया m/n ऑर्डर का, कहता यह एक वर्ग अवयव होगा यदि
उसी को इंग्लिश में नीचे लिखे हुए हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स इतना इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यह एक वर्ग आव्यूह कब होगा यदि, तो वर्ग आव्यूह होने के लिए शर्त क्या है आप जानते हैं, रो और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए बराबर। तो इस मैट्रिक्स में रो की संख्या m है, कॉलम की संख्या n है। ये थ्योरी है, थ्योरी हम पहले पढ़ा दिए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आप देख सकते हैं, थ्योरी ही पूछ लिया गया है। तो इस मैट्रिक्स को हम वर्गाकार आव्यूह तभी कहते हैं जब m और n आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी में टिक कर दिया, ये आंसर हो गया। थ्योरी है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़े। ऑब्जेक्टिव है, कहता है x और y के किस मान के लिए दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पे लगा हुआ ऑब्जेक्टिव है। ये बगल में हमें ऑप्शन लिखे हैं समझाने के लिए, ABCD चारों ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है वही बताना है। दो मैट्रिक्स, कहता है x और y के किस मान के लिए ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होगा। तो देखिए दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होगा, जब उसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट इक्वल हो, यानी संगत अवयव बराबर हो। तो 3x + 7 किसके बराबर होगा, 0 के। तो 3x + 7 = 0। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो x बराबर हो गया -7/3। ये 5 किसके बराबर होगा, फिर आप निकाल सकते हैं। और x कहाँ पे है देखिए, या 5 किसके बराबर होगा बोलते जाइए फटाफट। तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, y - 2 का, 2 को इधर भेज दीजिए, यानी 5 + 2 = y। 5 2 7 हो गया, तो y का मान निकल गया 7। चले देखिए, लेकिन ध्यान में रहे एक कंडीशन यहाँ पर फेल कर रहा है। क्या कर रहा है देखिए, पहले सबका मान निकाल देते। y + 1 = कितना होगा, 8। तो y + 1 = 8, y का मान क्या हो गया, 8 - 1 y = 7। अब यार निकल रहा है, ये किसके बराबर, 4 के, यानी 2 - 3x = 4। ये इसके बराबर होगा, संगत अवयव बराबर। तो x का मान कैसे निकलेगा, तो -3x = 4 - 2 हो गया। तो -3x = क्या हो गया, 2। तो x = -2/3। अब आप देख सकते हैं x का मान अलग अलग आ गया, नहीं जबकि समान आना था। अगर एक बार -7/3 आया तो दोबारा भी -7/3 ही आता, तभी x का मान संभव होता है। जैसे देखिए y का मान सेम आया तो y ठीक ठाक है, लेकिन आप x का मान देखिए क्या है, अलग अलग है। जैसे x का मान अलग अलग हो गया, इसका मतलब ये ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। आप कहेंगे इसमें कुछ ऑप्शन तो मिल रहा है, हो सकता है कोई कहेंगे मिल रहा है, लेकिन कोई ऑप्शन क्या पालन कर रहा है। अब कोई कहेगा यहाँ तो मिला एक ठो, x का मान -2/3, यहाँ सी नंबर में आप देखिए x का मान -2/3, y का मान 7, तो मिल रहा है, ये कहन उत्तर हुआ। इसलिए ये उत्तर नहीं होगा कि x का मान अलग अलग ना आ गया। अगर -2/3 यहाँ आया, यहाँ भी -2/3 ही आता, तभी ये उत्तर सही होता। लेकिन यहाँ पर x का मान क्या अलग अलग आ गया, इसी के कारण सब लोग नॉट पॉसिबल टू फाइंड, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, पुनः हम लोग आगे को बढ़ते हैं। चल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर 3/3 विथ ईच एंट्री 0 और 1 इज। इसका मतलब हुआ, कहता द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ 3/3 ऑर्डर, यानी 3/3 ऑर्डर का कितना मैट्रिक्स संभव है। 3/3 ऑर्डर का सभी संभव मैट्रिक्स की संख्या बताइए यदि आपके पास एंट्री का यहाँ अर्थ है प्रविष्टि, प्रविष्टि का अर्थ है एलिमेंट। बस कंफ्यूजन डालने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ एंट्री, ये वाला एंट्री का मतलब प्रविष्टि, प्रविष्टि माना एलिमेंट, संख्या कहता है। अगर आपके पास 0 या 1, ये मतलब दो संख्या दिया है, या तो 0 यूज करना है या तो 1 यूज करना है। तो 0 या 1 इसी का नाम प्रविष्टि है। और समझिए इसी को हिंदी में लिखा हुआ प्रश्न कि प्रविष्टि 0 है, यहाँ प्रविष्टि का अर्थ हो गया एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को हम लोग प्रविष्टि यहाँ बोलते हैं। तो 0 या 1 क्या आपका प्रविष्टि हो गया। तो 0 या 1 का प्रयोग करके 3/3 ऑर्डर का सभी संभव अवयवों की संख्या है।
तो सबसे अच्छा इसमें टेक्निक है, देखिए इसका आंसर हम लोग तुरंत कर लेंगे, 0 या 1, ये ना, इसका मतलब दो गो संख्या व दो, तो यहाँ पर लिख देना है दो। दो गो संख्या कोई भी दे सकता है, जैसे 3 4 दे दे, 5 4 दे दे, 10 15 दे दे, कोई भी दो संख्या देगा तो यहाँ दो लिखना है, और पावर उतना चढ़ा दीजिए जितना ऑर्डर है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर है कितना 3/3, तो यहाँ 3 गुना 3 कर दीजिए। अब इसको हल कर दीजिए, जो भी होगा आंसर निकल जाएगा। तो 2 पर पावर 3 3 9, अब 2 को 9 बार गुना करिएगा ना, 512 हो जाएगा। तो 512 इज द करेक्ट आंसर। बस समझ गए। फिर से एक बार समझ लीजिए, 0 और 1 दो संख्या है, तो यहाँ पर 2 लिखना है। यहाँ जरूर नहीं कि 0 1 होगा तभी 2 लिखेंगे, ऐसा जरूर नहीं है। जैसे यहाँ पर दे दिया 8, 1 का जगह दे दिया 5, कोई भी दो गो लेकिन संख्या होना चाहिए। तो दो गो संख्या देना, तो यहाँ 2 फिक्स करेंगे, और पावर कितना रखिएगा, अगर 3/3 है तो यहाँ 3 गुना 3 लिखेंगे। अगर यहाँ पर ऑर्डर रहता 2/2 तो यहाँ लिखते 2 गुना 2। बस समझे। तो इसी प्रकार से 3 3 9, 2 को 9 बार गुना करेंगे, 512 हो जाएगा। डी आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो है आपसे आग्रह है कि आप जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें, दूर दूर तक वीडियो को भेजते रहें। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं HV मैथ्स क्लासेस में, उसको जुड़ने की सलाह दें, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। चलिए, तो हम लोग अब आगे अगले वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।